पूरा बैकग्राउंड सबको पता ही था और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको समराइज कर दिया है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि जब इतने सारे वकीलों ने कहा कि हम ये केस नहीं लेंगे, तो फिर हमने उसको फौरन हाँ क्यों, हाँ कैसे हमने। तो पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा वो केस लेता हूँ जो कोई लेना नहीं चाहता। क्योंकि लेने लायक सही मायनों में वही केस होती है जो कोई छूना नहीं चाहता। तो वैसे तो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है, लेकिन लीगल प्रोफेशन में कई मामले ऐसे हैं जो अभी भी अनटचेबल बने हुए हैं, जिनको लोग कई कारणों से छूना नहीं चाहते, और ये भी उसमें से एक मसला था। और मैं ये भी कह दूँ आपको कि ये जो दो मेरे असिस्टेंट्स हैं, इन्होंने बेझिझक इसमें आ गए और कहा कि हम आपके साथ इसमें आपको जो भी मदद चाहिए करेंगे, आपके साथ रहेंगे। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं, और मेरा खुद का लड़का भी वकील है, और उसने मुझे कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो खुद मरना चाहते हो, तुम मरो जाके, वो बेचारों को क्यों फंसा रहे हो। तो बोले तुमको पता नहीं इतने डेंजरस लोग होते हैं कि इन्होंने अगर बोल दिया कि तुम जो कर रहे हो उसकी वजह से इस्लाम खतरे में है, तो कल कोई भी रास्ते में चलते चलते तुमको कोई ठोक देगा तो उनका क्या जाता है वो तो, और तुम ही टारगेट बनोगे। क्योंकि एक तो बोले तुम तो हो ही काफिर, और वो लोग तो बोलेंगे कि अगर किसी को पिटवाना ही है तो इसी को पिटो, और बोले ये दो बच्चे तो है तो इनको भी तो तुम्हारे साथ मार पड़ेगी, तो तुम ये सब क्यों करने जा रहे हो। तो मैंने उसको कहा पहली बात तो ये है कि हमने लॉ पढ़ा क्यों, हमने लॉ किया क्यों, ताकि वो कानून के जरिए हम लोगों की कुछ मदद कर सके। ये एक लीगल प्रोफेशन को एक ज़माने में नोबल प्रोफेशन कहा जाता था, अभी वो सिर्फ प्रोफेशन रह गया है, उसमें से नोबिलिटी चली जा रही है। बहुत थोड़े लोग आपको मिलेंगे जो अभी भी इस प्रोफेशन को नोबिलिटी के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि मुझे शुरू से ही कंपैरेटिव रिलीजन में बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो मेरा जो रीडिंग पूरा इस्लाम का है वो जैसे उन्होंने कहा कि मेरा रीडिंग है कि ये एक बहुत अच्छा, इनफैक्ट आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन कुरान के बारे में विनोबा भावे जी ने कहा है कि ये जो है ये 5वां वेद है। एक्चुअल रियल टर्म्स में कुरान शरीफ ये एक हम उसको वेद मानते हैं, और क्योंकि इसकी प्योरिटी जो है वो प्रिजर्व की गई है तो ये सबसे ऑथेंटिक है। और उन्होंने खुद अरबी में भी किताब लिखी है रूहुल कुरान, जिसको एसेंस ऑफ कुरान उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, और कुरान 7 मराठी में भी। तो मेरा पूरा रीडिंग ये था कि ये एक इक्वालिटी बेस्ड रिलीजन है, इसमें ये सारी चीज़ें जो बाद में लोगों के इंटरप्रिटेशंस की वजह से आई है ये गलत है, लेकिन इसको गलत कहने की हिम्मत किसी को नहीं होती, क्योंकि वो डर जाते हैं कि पब्लिक ओपिनियन से या इन लोगों को ये अगर बोलेंगे कि ये गलत है तो रिएक्शन क्या होगा। तो एक्शन करने से आदमी इसलिए डर जाता है कि रिएक्शन से उसको डर है, और क्योंकि रिएक्शन का डर था तो एक्शन करने में लोग झिझक रहे। लेकिन हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सब वकीलों के लिए मैं मानता हूँ कि आज कोई बाइबल कुरान वेद अपनी जगह पे है, लेकिन जो कानून को मानते हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही एक वेद है, और उसमें जो भी लिखा है वो अगर उसका कोई उल्लंघन कर रहा है, उसको कोई उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको करेक्ट करने की क्षमता जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में है, अगर कोई वो मुद्दा उठाने की हिम्मत करे। और हम तो बचपन से ये सुन के आए कि हिम्मत मरना मदद खुदा, तो अगर हिम्मत ही नहीं की तो फिर वो मदद कहाँ से करेगा।
तो हमने कहा कि ये केस तो हमको बिल्कुल फिट लगता है, सब इससे हम इसको लेंगे, हम इसको करेंगे, जो होना है होने दो, देखा जाए। लेकिन अब हुआ ये कि जब हमने ये पूरी तरह से इसका रिसर्च करके और इसको पूरा इतनी अच्छी तरह से बनाया, इन लोगों को मैंने बहुत, नूरजान को खास करके मैंने कहा कि ये हदीस लेके आओ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लेके आओ, काफ़ी कुछ रिसर्च। तो इतना हमारे पास तो बड़े बंडल बन गए थे, जो हम बोल रहे थे कि हाजी अली का केस अगर जल्दी ख़त्म हो जाए तो हमारे लिए एक फ़ायदा होगा कि हमारे ऑफिस में कुछ जगह बन जाएगी कि इनके सारी फाइलें इनके पास चली जाएगी, तो उतनी जगह हो जाएगी। तो छोटे छोटे ऑफिस में इतने बड़े बड़े बंडल सब हाजी अली के थे, तो वो बहुत सारा रिसर्च करके इन्होंने सारे जो इनपुट्स दिए वो करके जब हम कोर्ट के सामने वो लेके गए, तो पहली बात तो हमको ये नज़र आई कि हमारे कोर्ट में एक सिस्टम होती है कि किस किस्म का केस कौन से जज के पास जाए, उसको रोस्टर कहते हैं। तो जिनके पास ये जाना था वो मुख्य जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस, उन्हीं के बेंच के पास जाना था। तो एक तरह से हम खुश हो गए कि जो सबसे बड़े ये उनके पास जाएगा। उन्होंने जैसा ही हमने उनके सामने मेंशन किया, बोले ये कौन सा मैटर है, हमने बोला ये हाजी अली वाला मैटर है। तो वो दूसरे बात बोला कि कुसुल किया और बोला ये हम नहीं लेंगे, तुम दूसरे किसी के पास चले जाओ, और धकेल दिया वो मैटर उन्होंने दूसरे जज के पास। और वो भी उन्होंने ऐसा सिलेक्ट किया जज के नंबर 2-3 में, लेकिन जो मतलब उनको लगा कि ये जज इसके पास चला जाएगा तो वो मैटर वहीं पड़ा रहेगा या कुछ होगा। अब वो जज साहब जो थे, और मेन कारण उसका क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे मुंबई उच्च न्यायालय में बहुत कम मुसलमान जज हैं, तो उन्होंने देखा कि ये हाजी अली वाला मैटर है, तो उनको पूछा कि वो मुस्लिम जज जो है वो कहाँ बैठे हैं। उन्होंने बोला फला फला जज के साथ वो बैठे हैं, तो उनके पास भेजा। तो उन्होंने जस्टिस धर्माधिकारी और जस्टिस अमजद सैयद के बेंच के पास उनको भेजा। अब क्योंकि उन्होंने भी प्ले सेफ कर दिया, उनके ऊपर ढकेल दिया कि अगर कुछ निर्णय लेना चाहते हो, सुनना चाहते हो, अगर मुसलमान दे देगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा या कुछ, या वो देगा भी नहीं। अब उनके पास जब मैटर आया, पहले उनके पास, फिर वो चेंज होते रहते हैं सिचुएशन, सीनियर जज जो है वही रहता है। तो धर्माधिकारी साहब ने तो पहले ही हमको बोला कि ऐसे पिटीशन आप कर ही कैसे सकते हो, आपका राइट क्या है। और हमने कहा कि आप जो भी आपके प्रश्न है वो आप हमको बताइए, हम उसका उत्तर कितना दे सकते हैं आपको दे देंगे। तो उन्होंने लंबा चौड़ा एक ऑर्डर पास किया, तो इसमें उन्होंने 8 प्रश्न जो लीगल मुद्दे हैं, वो 8 मुद्दे उन्होंने रखे कि इन 8 मुद्दों का पहले जवाब दो, तब जाके तुम्हारी सुनवाई करेंगे। तो इतना बड़ा हर्डल कोई, अगर 8 मुद्दे रखने जितना हमारा केस महत्वपूर्ण है तो फिर उसको सुनना चाहिए। लेकिन ये तो कैसा है कि आप दरवाजे के अंदर आने के पहले ये 8 परीक्षा पास हो, तब आपको एंट्री मिली। तो पहले तो लीगल इसमें भी वो हर्डल डाले। तो हमने हमारी टीम पूरी तरह से फिर तैयार थी। हमने कहा देखो अब ये चैलेंज है, ये जज भी बोलता है कि ये 8 प्रश्नों का अपन ऐसा करेंगे कि ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है, इसका स्टडी करना है और इसको मुंह तोड़ जवाब भी देना है विद सुप्रीम कोर्ट के जितने डिसाइडेड केसेस है उस बेसिस पर हर एक मुद्दा हम उसका जवाब देंगे। अब ये जब हुआ, एक बात की हाजी अली के मैटर में जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, और नूरजान को भी मालूम है कि हमारी इस पूरी लड़ाई के अंदर जो मीडिया है वो पूरी तरह से वो हम लोगों के साथ थी, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के साथ थी, हम वकीलों के साथ भी थी। इसके लिए उसको फॉलो करने में कि अगला डेट कौन सा है, क्या हो रहा है, सबके 10-10 फ़ोन आते थे, मेरे को 10 ही आते थे, इनको 100 आ गए। तो सबको पूछना जाता कि क्या हो रहा है इसमें। तो ये पेपर में आता था। जब चीफ जस्टिस ने देखा कि ये इतने सारे मुद्दे आ गए और अभी ये मामला रियली बड़ा हो जाएगा, तो फिर किसी कारण का वो कर उन्होंने फिर वो बेंच से भी मैटर निकाल ली और दूसरे एक ऐसे जज के पास भेज दी जिनका रेपुटेशन ये था कि ये तारीख पे तारीख देने में बहुत एक्सपर्ट है। तो कुछ
करते नहीं हैं, बस बोल के छोड़ देते हैं। तो ऐसे उधर करके और वैसा ही हुआ, जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि ये 8 मुद्दे क्यों, इसकी कोई अहमियत नहीं है, आप बैठ के ये मैटर सुलझा लो, आप कोशिश करो, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये धर्म का मामला है, इसमें कोर्ट को क्यों बीच में ला रहे हो, ये तो आपस में बैठ के तो हमने समझा है कि आप देखो 2 साल से हम तो सब जगह धक्के खा रहे हैं, सब दरवाजे खटखटा के हो गए, उसके बाद में आपके दर पे आए हैं और फिर आप अगर कहोगे कि फिर जाओ क्या होगा। फिर भी हमने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं, हम तो हमेशा बैठने के लिए उनके साथ तैयार थे, वो हमारे साथ बैठने को तैयार थे, वो हमारे साथ बैठने की बात तो छोड़ो, वो हमारा कोई एक लेटर भी लेने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि पोस्टमैन को भी अचंभा हो गया कि ये ट्रस्ट जो कोई लेटर आता है वो कभी लौटाता नहीं है, लेकिन PMMA का देख के वो लेटर भी अनटचेबल हो गया। तो ऐसी जब बातें हो रही थी तो हमारे सामने पहला मुद्दा तो ये था कि जज को राजी करना कि आप इस मैटर की सुनवाई करो, आप सुनो इसको, भले आप बाद में हमारे खिलाफ निर्णय दे, लेकिन आप उसको ढकेलते मत रहो, ढकेलते मत रहो। और इसके दौरान इनका पेशेंस भी, क्योंकि लोग बोलते हैं क्या हो रहा है, आते हैं लोग बैठ जाते हैं, उनको तो वो देखते हैं हम खड़े होते हैं, उनको अदर साइड खड़ा होता है, कोई बात होती है, हम लोग बाहर आते हैं, फिर मैं इनको बोलता हूँ अभी ये तारीख हो गई, फिर भी सब पेशेंट है कि चलो नहीं, अगर होना है विश्वास। इसमें जो ट्रस्ट के लिए वकील आए थे शोएब मेमन साहब, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो बोलने लगे अरे क्या ये इसके अंदर, उनको मालूम नहीं है, उनको इन लोगों ने बता दिया पब्लिसिटी के पीछे हैं, ये लोग तो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करते हैं, इनके साथ कोई है ही नहीं, इनको पेपर में चाहिए, ये चाहिए, मैं सबको एक्सपोज करने वाला हूँ, तो कहाँ इनके फंदे में पड़े हो। बार बार मुझे बोलते थे इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया ये बड़ा केस चलाने के लिए, कौन इनको फंड कर रहा है, पीछे इनके कौन है। तो हमने कहा देखो वो सब हमको मालूम नहीं, हम तो नहीं देते। और अरे तुम पागल हो गए हो, बोले क्या है कि ठीक है तुम्हारे लिए तो ठीक है, मेरी भी तो कुछ सोचो, मेरी इतनी सारी मैटर है, मैंने भी सोचा हाजी अली का केस ले लूँ तो मेरा भी गुडविल बढ़ जाएगा, तो तुम इतना लंबा खींच रहे हो, हर तारीख में मुझे आना पड़ता है, मेरे पेइंग मैटर छोड़ के इधर मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है। तो मैंने कहा वो अभी तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो कई बार वो अपने असिस्टेंट को ही भेजते। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि देखो मैं तो दरगाह में जाने वाला आदमी हूँ और तुम भी दरगाहों में विश्वास करते हो, तो क्यों ना ये हाजी अली बाबा पे ही छोड़ दो, अगर उनकी इच्छा है तो कोई इनको रोक नहीं सकता, और अगर उनकी इच्छा नहीं है तो हो नहीं सकता। तो मैंने कहा फिर विरोध क्यों कर रहे हो, पहले तो था ना, 2011 तक उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा तो यही थी कि आए, तुमने रोक जो लगाई है उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि तुम अभी कह रहे हो तो किसी ने तुमको बोला कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, इसके लिए तुमने ये रोक डाली, ये इसमें हाजी अली बाबा का कहाँ सवाल आता है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा पे छोड़ देना चाहिए। तो मैंने बोला शोएब देख, एक बात मैंने मेरे क्लाइंट से बात नहीं की, लेकिन अब तू ये बात कर रहे हैं तो सोच। मैंने कहा हिंदुओं के मंदिरों में हम लोग जब मानते हैं कि ये जागृत देवस्थान है तो हम लोग कॉल लगाते हैं, और जिस तरह इस तरह गिरा तो यस, इस तरह तो नो, और दोनों प्रार्थना करते हैं, तो जिस तरह वो निर्णय एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई एक चीज़ ये अपने बिजनेस वेंचर चालू करना चाहिए कि नहीं, ये घर खरीदना चाहिए कि नहीं, वो उधर लगा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो आएगा फूल इस तरफ गिरा तो वो बोले हाँ हम लोगों में भी है, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा तुम ये करने को तैयार हो, तुम्हारे ट्रस्टीज को राजी, कॉल लगाते हैं हम लोग, हमारे लोग तुम लोग दोनों प्रार्थना करेंगे, अगर वो इस तरफ हो गया महिलाओं के पक्ष में तो तुम एक्सेप्ट करोगे, हाँ तो मत तो डर गया। वो बोलने लगा नहीं ये तुम जो कहते हो मुझे तो बात पड़ती है, लेकिन वो नहीं मानेंगे। मतलब मैंने कहा इसका मतलब हाजी अली बाबा का कोई यही नहीं है, मतलब ये लोग नहीं मानेंगे, तो अगर ये नहीं मानेंगे तो उनको मनवाना पड़ेगा कोर्ट के थ्रू। तो फिर बात उस कोर्ट के पास एक अच्छी बात हुई बीच में कि एक लेडी जज आके बैठी, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया इसमें, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने काफ़ी इंटरेस्ट ले लिया, और फिर एक एंगल उसमें एक ये आया
ट्रस्ट से हमको कोई भी किस्म का कोऑपरेशन कभी भी मिल नहीं रहा था। डॉक्यूमेंट सारे उनके पास, चैरिटी कमिश्नर से पेपर बनवाने हैं तो उन्होंने पेपर निकलवाने के लिए इतने पैसे मांगना शुरू कर दिया। मैं बोला भूटान तो बोलिए हम लोगों के पास तो ऐसे सब ये पैसे है ही नहीं। तो हमने कोर्ट से ऑर्डर किया, हमने कहा देखो पेपर वो नहीं दे रहे, पेपर हमारे पास नहीं है, आप ऑर्डर करो चैरिटी कमिश्नर को कि उनके पास जो भी रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा वो कोर्ट में लेके आए, फिर हम कॉपी बनवा के ले लेंगे और उनको भी दे देंगे। पूरा रिकॉर्ड मंगवाया और फिर जब कोर्ट में पूरा रिकॉर्ड चैरिटी कमिश्नर से आया तो हमने कहा कि इसको हम नंबर करेंगे, जो न्यूज़ पेपर हमने उनको फाइंड करके पूरा नंबरिंग किया 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि आगे उसमें से कोई कुछ खींच नहीं निकाले या उसमें कुछ घुसाए नहीं, और वो पूरा नंबरिंग करके हमने सबको एक एक कॉपी दे दी। तो जब हमने इनकी ओरिजिनल स्कीम देखी तो हमको पता चला कि इसमें ब्रिटिशों के ज़माने में उन्होंने आजीवी ट्रस्ट के लिए ऐसी व्यवस्था की थी कि इनके जो ट्रस्टी हैं ये ट्रस्टीज भी अपॉइंट करने के लिए एडवोकेट जनरल की परमिशन की ज़रूरत है। तो एडवोकेट जनरल जिसको ओके करेगा वही ट्रस्टी बन सकता है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल अपने हाथ में रखा था। दूसरा, ज़मीन गवर्नमेंट की थी, 9 से 99 ईयर्स के 999 ईयर्स के लिए वो लीज पे दी थी। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल इसके ऊपर था। तो इसके लिए हमने कोर्ट को बोला कि जब गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो कोर्ट का भी तो कंट्रोल हो ही सकता है। तो और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप एडवोकेट जनरल को बुला लो, क्योंकि उनका भी उसमें नाम है। उस वक्त श्रीहरि अणे करके एडवोकेट जनरल थे, वो बड़े कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर हैं, कोर्ट भी उनको बहुत मानती है। तो कोर्ट ने समझा कि बहुत अच्छा हो गया, ये उनको बुला लेंगे, उसमें भी 1-2 तारीख निकल जाएगी। तो अणे साहब को बुलाया। अब हमको भी ये था टेंशन कि बीजेपी की गवर्नमेंट, उनका खास आदमी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर और उसका भी कुछ रेपुटेशन है, वो आके कोर्ट के सामने क्या बोलेगा, किसके हक में बोलेगा, किसके पक्ष में बोलेगा। लेकिन जब वो आए उन्होंने कुछ कागज वागज कुछ भी नहीं किया, खाली वो भारतीय संविधान लेके आए, वो सामने रखा और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैं एक कोर्ट के मित्र के इससे आया हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है ये मैं बताऊंगा। और उन्होंने पूरी तरह से हमारी केस को सपोर्ट किया, यानी गवर्नमेंट का जो स्टैंड था, उन्होंने कहा कि देखो ये जो कह रहे हैं ये सच है, ये करेक्ट है, और ट्रस्ट का जो स्टैंड है वो गलत है। अब ये जब हो गया ना तो हमारा जो ये ऐसा तराजू हो रहा था वो सडनली हमारे पक्ष में भारी हो गया, और उसके लिए हम उनके भी शुक्रगुजार है। मैंने पब्लिकली कहा है कि ये स्टैंड उन्होंने जो लिया वो संविधान के मुताबिक है, वो किसी के पक्षपात में नहीं लिया, वो संविधान क्या है वो उन्होंने कोर्ट को बताया। अब कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि जब एडवोकेट जनरल भी इनकी साइड ले रहा है कुछ, अब तो कुछ चाह रहा है कि तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं। अभी बार और हर वक्त जब सुनवाई होती थी तो कोर्ट में 20-25 टेलीविजन वाले ये वो सब रहते थे, पूरा प्रेस रहता था, बाहर जाके पूरा रिपोर्टिंग होता था कि आज कोर्ट में ऐसा हुआ, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो वो उनको नहीं चाहिए थी बार बार, तो उन्होंने कहा अभी सुनवाई हम बंद कर देते हैं, अभी जजमेंट रिजर्व कर दो, यानी अभी हम फैसला ही देंगे। वेरी गुड, बंद हो गया। फिर फैसले के लिए जो रुकना था वो हम रुके, आज आएगा कल आएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इतने टाइम के अंदर आपने देना चाहिए, वो टाइम भी निकल गया, लेकिन फैसला नहीं आना, वो बैठे रहे उसके ऊपर। फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन करना शुरू कर दिया कि भाई क्या हो रहा है, क्या। हमको ये भी डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो तंग आके बोल दे कि ठीक है हमको नहीं सुनवाई करनी है, किसी और के पास। वो भी हम नहीं चाहते थे, क्योंकि सुनवाई अच्छी हुई थी, एडवोकेट जनरल ने हमारे पक्ष में किया था। तब तक एडवोकेट जनरल ने भी राजीनामा दे के चले गए थे। हम ये नहीं चाहते थे कि फिर से बैक टू स्क्वायर वन हम चले गए। हम तो चाहते थे कि जो हमने किया है उसी के ऊपर निर्णय आ गया। और फिर फाइनली एक दिन उन्होंने तय किया कि 1 तारीख को हम दे देंगे। उस तारीख को सुबह से कोर्ट के बाहर होगी वैन सब चारों तरफ लग गई, लेकिन उस दिन फैसला दिया ही नहीं। और जिस दिन वो फिर अचानक से उन्होंने लगा दिया मैटर,
उस दिन सब लोग सरप्राइज थे, ना जकिया आ सकी ना नूरजान आ सकी, मेरे ख्याल से ये कहीं साउथ से थे, ये कहीं और थे सब। और सडनली ये आया कि आज फैसला आने वाला है, और जब वो आया तो फिर मुझे, वो तो हमारे पक्ष में आएगा, हमको ऐसा होप था, लेकिन जिस तरह से वो 56 पेज की ऑर्डर आई है कि हमने जो जो मुद्दा हमने कहा था तो सारे मुद्दे हमारे फेवर में कोर्ट ने डिसाइड किया, और वो जजमेंट जो है वो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने लिखी है। तो एक महिला ने भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के पक्ष में इतना बड़ा निर्णय दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकी, फाइनल हो गया। तो इस तरह से 2 साल कोर्ट में आने के पहले, 2 साल कोर्ट के अंदर, 4 साल की ये लड़ाई थी। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई मुझे आज पूछता है कि क्या आप बहुत खुश हो, आप बहुत संतुष्ट हो, तो मैं नहीं हूँ। उसका कारण क्या है कि अगर आप किसी से हाथ मिलाना चाहते हो और वो हाथ मिलाने के लिए आपकी लड़ाई है, और कोई आपको कहे कि आप आ सकते हो उसके पास में, लेकिन दूर से नमस्कार कर सकते हो, उससे हाथ नहीं मिला सकते, तो मैं ये समझूंगा कि ठीक है, नमस्कार भी उनको तो पहुँच जाता है, वैसे तो घर में बैठ के भी दुआ पहुँच जाती है, ऐसी नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था वो ये था कि जिस तरह से महिलाएं 2011 में ये पाबंदी लगने के पहले जिस तरह से और जहाँ तक और जिस तरीके से वहाँ वो अपनी पूजा कर सकती थी, माथा टेक सकती थी, छू सकती थी, जो भी कर सकती थी, वो सिचुएशन फिर से लाया जाए, ऐसा हाईकोर्ट का निर्णय था। लेकिन ये ट्रस्टियों ने क्या किया कि उसके खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने जो कागज पे सब लिखा वो सब उल्टा सुल्टा लिखा, जो इधर हाईकोर्ट में उन्होंने बोला तक नहीं था। उन्होंने कहा हमारा ट्रस्टी नहीं है, हम तो वक्त में आते हैं, हमारा तो बहुत पहले वक्त से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट का कुछ मायना ही नहीं है सब, और ये लोग सब गलत होते हैं, कभी हमने अलाउ ही नहीं किया था, तो कहाँ सवाल आता है स्टेटस को डिस्कस करने का, सब उल्टा सुल्टा बोल दिया। एक उन्होंने टेक्निकली मेरे को लगता है अच्छी चीज़ की, उन्होंने वहाँ पे एक साउथ इंडियन बहुत बड़े सीनियर लॉयर है गोपाल सुब्रमण्यम, उनको ले आए और सुब्रमण्यम साहब ने बिल्कुल पलटी मार दी। जो उनके रिटर्न में वो हमको अपोज कर रहे हैं, वहाँ पे तो बोले हम कहाँ अपोज कर रहे हैं, हम तो तैयार है। कोर्ट भी खुश हो गया। और फिर एक हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीरथ सिंह ठाकुर ने बेंच पर्सन को बोला, अगर पुरुष और महिला दोनों पर सेम रिस्ट्रिक्शन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा एक हिंट दे दिया। तो इनके दिमाग में ये बात आ गई, हाईकोर्ट ने बोला है कि जिस तरह पुरुष आके छू सकते हैं, जिस तरह महिलाएं भी आना चाहिए जैसे पहले था, तो क्यों ना हम उसको रिवर्स में करें, इक्वालिटी अचीव करने के लिए हम पुरुषों के अगेंस्ट भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो इनको 10 फुट अंदर आने से अच्छा है इनको 10 फुट पीछे करो या 5 फुट पीछे करो। तो ये करके उन्होंने एफिडेविट फाइल कर दिया वहाँ पे कि हम इक्वालिटी करेंगे। मतलब आप यहाँ पे 10 किलो है, यहाँ पे 5 किलो है, कोर्ट बोलता है कि यहाँ और 5 डालो और दोनों 10 बैलेंस करो, वो बोलते हैं हम यहाँ से भी 5 निकाल लेंगे और बैलेंस करेंगे। तो ये करने से क्या होता है कि संविधान का जो है मकसद, तराजू तो बराबर रहेगा, लेकिन जिस मकसद के लिए जिस तरीके से हम उसको वैसा रहना चाहते हैं वो पूरी तरह से नहीं हो। और इन्होंने जो इक्वालिटी अभी उनके आज भी देखो, आज के पेपर में भी शोएब खटवानी साहब का स्टेटमेंट आया है कि हमने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसके मुताबिक हम इनको अलाउ कर रहे हैं। मतलब गिर भी गए तो काम किसके ऊपर। ये जो इनका है ना, ये जो मेंटालिटी है कि हम जो ग्रांट करेंगे वही तुमको मिलेगा और हम जो तुमको अलाउ करेंगे वहाँ तक ही तुम आ पाओगे, ये मेंटालिटी आज तक गई नहीं। दूसरी बात ये है कि
कि अगर इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करती थी, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चलता था और उसके ऊपर डिसीजन आता था तो पूरे ऑल इंडिया में ये लागू हो जाता था और कोई भी उसको साइड कर सकता था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। लेकिन वो हुआ नहीं। ये करने की वजह से आज ये सिर्फ हाजी अली तक ही सीमित है, और हाजी अली तक भी वैसे महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को रिस्ट्रिक्शन इक्वल है। तो आपने ऐसा बैरियर डाल दिया कि आप उसको छू भी नहीं सकते, आप वहाँ झुक के सर भी नहीं टेक सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मुजावरों के थ्रू ही करना पड़ेगा। अर्नब गोस्वामी ने उनको टाइम्स नाउ पे पूछा कि ये मुजावर जो है क्या महिला मुजावर है कोई, तो चुप हो गए थे। एक बोला हाँ हाँ है, दूसरा बोला नहीं है, किसी को। तो मतलब क्या है कि फिर आप यही दिखा रहे हो कि हम हाईकोर्ट के डिसीजन के मुताबिक नहीं कर रहे, हम हमारे डिसीजन के मुताबिक कर रहे हैं जो हमने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में दिया था। इसके लिए मैंने कहा कि यस विक्ट्री है ज़रूर, लेकिन अगर कोई पूछेगा कि तुमको ये इससे सेटिस्फैक्शन हुआ क्या, तो कहीं पे मुझे लगता है कि हमको उन्होंने जाके थोड़ा सा इसमें चीट कर दिया आखिर में जाके, ट्रिकरी। और इसका मतलब ये है कि तुम अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं हो। इलेक्शन तुम हार जाने के बाद में अगर तुम बार बार रिकाउंट करते रहो कि किसी भी रिकाउंट में मेरे को 5 वोट ज़्यादा मिल जाए, इसका मतलब है नॉट अ गुड लूजर। तो ट्रस्टीज के बारे में ये डेफिनेटली है कि दे आर नॉट गुड लूजर्स, और अभी भी उनको वो है कि ये इतना भी आया तो ठीक है, लेकिन आपको 10 बार है वो फर्दर। ये उनका जो है, तो जो लक्ष्मण रेखा है वो निकालने का अधिकार आज तक ये अपने हाथ में। मेरा कहना ये है कि सीता माई के लिए लक्ष्मण रेखा निकालने वाले तुम कौन? आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दीवार बनाई है, चौखट बनाई है, जो रेखाएं हैं वही रेखा लीगल है। उसके अलावा अगर कोई किसी भी प्रकार की और लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश करे तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है। लेकिन इन्होंने ये कहते हैं कि ठीक है, हमने वो सीता के लिए भी कर दिया, राम के लिए भी कर दिया। सीता भी नहीं आ पाएगी, राम भी नहीं आ पाएगी, इक्वालिटी हो गई, लक्ष्मण जिंदाबाद। तो ये जो इनका एटीट्यूड है ये गलत है, और इस मानसिकता के खिलाफ जो लड़ाई है ये न्यायालय में ही सिर्फ नहीं होती थी, बल्कि ये हर स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी ये लड़नी पड़ेगी। और आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन इतना पावरफुल है, आज भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का नाम सब जगह सबको मालूम है। डीएमए में बोला तो इनिशिएटिव में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, और इसकी स्ट्रेंथ भी इतनी है, इसकी एक व्यापकता है पूरे भारत देश में। तो इससे कुछ बहुत अच्छा आगे निकलेगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब कोई लड़ाई लड़ते हो तो पहले आप एक गढ़ लेते हो, फिर दूसरे जगह जाते हो, पहले एक स्टेप जाते हो, फिर जाते हो। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा गढ़ है जहाँ से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। फिर ट्रिपल तलाक की भी बात आएगी, फिर उसके बाद में हलाला वगैरह के भी इश्यूज लिए हैं। तो ये लड़ते रहना पड़ेगा। मुझे कहा कि अबाउट 70% मुस्लिम मैन भी हमको सपोर्ट करते हैं, भी ऐसे विचारों के हैं। लेकिन उन 70% विचारों में से क्या 10% भी लोग ओपनली आके बात करने को तैयार है? आप तो बोलेंगे कि हम तुम्हारे साथ, लेकिन ओपनली आके आपके करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। और जब तक ओपनली आके कोई आदमी अपने विचारों को नहीं रखता, तब तक वो विचार फैलेंगे नहीं, और उससे कोई भी प्रकार का चेंज जो है वो नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं बस मेरी बात यही, जो उन्होंने कहा कि कोर्ट में क्या हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब ये हमारे जो असिस्टेंट्स हैं और जिन्होंने इनके ऊपर रिसर्च किया है, तो वो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन इक्वालिटी के ऊपर या संविधान के ऊपर या संविधान के प्रयोजन के ऊपर या महिलाओं के क्या अधिकार है इसके ऊपर किसी को अगर कोई प्रश्न हो
तो ये उसका आंसर भी देंगे। और मैं मेरी बात अभी समाप्त करने के पहले सिर्फ एक दुष्यंत कुमार एक शायर हुए थे, उनकी एक बहुत अच्छी गज़ल, वो हिंदी में उन्होंने गज़ल लिखना शुरू कर दिया था, उसके 2 पंक्तियाँ हैं। हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और ये जब हाजी अली का केस चला था, ये मैंने अभी पहले किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं खुद भी बहुत मतलब मेरे को शायरी का बहुत शौक है, मैं काफ़ी स्कूल से मैं खुद ही काफ़ी पोइट्री करते आया हूँ। तो एक दिन मैंने हाजी अली बाबा को रियली प्रार्थना की कि ये सब इतना ये सब हो रहा है कि आपकी इच्छा क्या है। और मैं बहुत सुबह जल्दी जब उठा तो मेरे को कुछ शब्द सुबह कि हाजी अली बाबा ही मुझे पूछ रहे थे तो क्या मेरे से चाहते हो। तो हाजी अली बाबा के लिए मैंने कुछ जो पंक्तियाँ लिखी थी वो मैं आपको सुनाकर मैं लाया और फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। क्योंकि तुझसे मिलने की दुआ मांगते हैं, तुझसे मिलने की दुआ मांगते हैं, और तेरे चाहने वाले क्या मांगते हैं। तुझसे मिलने की दुआ मांगते हैं और तेरे चाहने वाले क्या मांगते हैं। तेरी कैद में खुदा हाफिज रखे, तेरी कैद में खुदा हाफिज रखे, तेरे गुनाहगार ये सजा मांगते हैं। तेरे बिन तो है ये बहारें बेमतलब, तेरे बिन तो है ये बहारें भी बेमतलब, तुझे रास आई तो खिजा मांगते हैं। और उन्हें रेगिस्तानों का क्या डर, ये हमको है, उन्हें रेगिस्तानों का क्या डर जो तेरे कदमों के निशान मांगते हैं। और इसका आखिरी शेर ये है कि देने वाला तो छप्पर फाड़ कर देता है, देने वाला तो छप्पर फाड़ के देता है, हम फटी झोली लिए क्या मांगते हैं।